कि कॉपर और आयरन और मैग्नीशियम और माइका और साथ ही साथ कई लो ग्रेड के यूरेनियम भी हो सकते हैं नेपाल में, जिनको चाइना बाद में डिग करके यूज करना चाहेगा। जिसके चल 2-3 हफ्ते पहले आपको 2 से 3 वीडियोस बना के दी थी, जिसमें से नेपाल और चाइना के रेलवे की प्रोजेक्ट्स के बारे में काफी बात की गई थी। फिर इंडियन ये बोल रहे थे कि यार ये सब फेक है, और काफी नेपाली बंदे भी ये बोल रहे थे कि यार ये फेक न्यूज है, आप जस्ट घुमा रहे हो। बट फाइनली हमारे पास एक ऐसी वीडियो आई जिसमें से प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि नेपाल चाइना रेलवे की स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, रेलवे लाइन कैसे बिछेगा और कहां से कहां बिछेगा। आइए स्टार्ट करते इस वीडियो को देखते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा नेपाल, जहां पे कई अनोखी चीजें हैं, लेकिन जो नेपाल के पास कम है वो है पड़ोसी देश, जिसमें से सिर्फ चाइना और भारत ही नेपाल का पड़ोसी देश है। क्योंकि नेपाल के दोनों ही पड़ोसी देशों के बीच में काफी ज्यादा कंपटीशन भी है। इसके चलते कहीं ना कहीं इसमें फायदा होता है नेपाल को, लेकिन कभी कभी इसका नुकसान भी झेलना पड़ता है, जिसके चलते नेपाल चाइना से भी कॉपरेशन चाहता है और इंडिया से भी। और इसी बीच खबर देखने को मिली नेपाल चाइना रेलवे पर। चाइना ने कहा है कि वो इस साल सर्वे कराएगा कि ट्रेन का रूट क्या रहने वाला है और इस ट्रेन के डेवलपमेंट पर काम शुरू करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि चाइना नेपाल तक रेलवे लाइन क्यों बिछाना चाहता है, जो कि सबसे ज्यादा कठिन होगा रेलवे प्रोजेक्ट के तौर पर, और दुनिया में शायद कहीं नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसको इस क्षेत्र से निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन चाइना रेलवे टेक्नोलॉजीज में भी काफी ज्यादा आगे है, तो चाइना ये कर भी सकता है। तो इस रेलवे लाइन से चाइना का क्या फायदा है, इसको लेकर बहुत सारी साइंटिफिक दिक्कतें सामने आने वाली हैं, और जो चाइना के लिए एकदम चैलेंज होगा अगर ये रेलवे लाइन बनना शुरू होती है। साथ ही इसमें नेपाल का भी एक बहुत बड़ा फायदा है, और यही है इसीलिए आज के हमारे चर्चा का विषय। तो आखिर चाइना क्यों इतना उतावला है कि नेपाल तक रेलवे लाइन को बनाया जाए? दोस्तों, इसके पीछे कई अहम कारण हैं, क्योंकि नेपाल काफी रिच है टूरिज्म इंडस्ट्रीज में, जिसका फायदा चाइना को हो सकता है। साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, नेपाल काफी ज्यादा रिच है कई रिसोर्सेज और मिनरल्स में भी, जैसे कि कॉपर और आयरन और मैग्नीशियम और माइका और साथ ही साथ कई लो ग्रेड के यूरेनियम भी हो सकते हैं नेपाल में, जिनको चाइना बाद में डिग करके यूज करना चाहेगा। जिसके चलते ही नेपाल तक रेलवे लाइन पहुंचाना चाइना के हित में ही होगा, क्योंकि अभी के टाइम पे नेपाल में इन चीजों को ढूंढना और इनको निकालना नेपाल के लिए पॉसिबल नहीं है, और यही सारी चीज चाइना को अट्रैक्ट करती है नेपाल की तरफ। लेकिन जियोलॉजिकली अगर बात करें तो नेपाल के लिए इंडिया की तरफ से ट्रेड हमेशा ही सस्ता रहेगा, क्योंकि चाइना और नेपाल के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है अगर ट्रेड करने की बात आए तो। लेकिन नेपाल के लिए एक ऑप्शन खुल जाएगा जो कि नेपाल को पावर देगा कि उसके पास दोनों ऑप्शन है, वो दोनों तरफ से ट्रेड कर सकता है। और इसीलिए नेपाल चाहता है कि उसकी भी डिपेंडेंसी सिर्फ एक कंट्री पे ना रहे और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन लोन के टर्म्स और कंडीशन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बीते कुछ सालों में चाइनीज लोन की वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत बड़े असर पड़े हैं। तो नेपाल को कहीं ना कहीं लोन्स को ध्यान में रखते हुए इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम देखना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या नेपाल चाइनीज रेलवे के साथ जुड़ सकता है या नहीं, क्योंकि बीच में आता है विशाल हिमालयाज, और ऐसा बड़ा और कठिन प्रोजेक्ट आज तक दुनिया में बनाया नहीं गया। और इसके पीछे कई साइंटिफिक कारण है कि बोला जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो चलिए जानते हैं उन साइंटिफिक रीजंस को जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये रेलवे लाइन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन पहले जानते हैं कि ये रेलवे लाइन कैसे जुड़ने वाली है और कहां पर होने वाली है। तो नेपाल और चाइना कुछ इस रेलवे रूट से एक दूसरे से जुड़ेंगे, जहां पर चाइना के तिब्बत के लहासा से लेकर सिगैस तक रेलवे लाइन बनी हुई है, लेकिन उसके बाद से काठमांडू तक रेलवे लाइन बननी है। और इन दोनों पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस है करीबन 250 किलोमीटर से भी ज्यादा। लेकिन जब इस रेलवे लाइन को बनाया जाएगा तो ये 500 किलोमीटर से भी ज्यादा बन के तैयार होगी, क्योंकि इस रेलवे लाइन को मोड़ तोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में रेलवे लाइन नहीं बन सकती, और इसीलिए काफी ज्यादा कठिन भी हो जाता है। लेकिन चाइना की रेलवे कंस्ट्रक्शन मशीनरी काफी ज्यादा अच्छी है, तो ये कहा नहीं जा सकता कि चाइना इस रेलवे लाइन को बना नहीं सकता। लेकिन वो ड्यूरेबल होगा या नहीं होगा, उसमें चैलेंज क्या रहने वाले, क्योंकि इन हिमालय के एल्टीट्यूड के बारे में तो दुनिया में सबको पता है कि सी लेवल से करीबन 7350 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। तो उन्हीं के आसपास से इस रेलवे लाइन को ले जाना कठिन होगा और बहुत सारे चैलेंजेस को लेकर। तो चलिए जानते हैं उन प्रॉब्लम्स को और उन चैलेंजेस को जिसके लिए रेलवे लाइन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाली है। जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है जियोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि इस धरती को लेकर प्रॉब्लम। क्योंकि जियोलॉजिस्ट यानी कि भूवैज्ञानिकों की माने हिमालयाज की जो जियोलॉजिकल कंडीशन है वो काफी ज्यादा कठिन और मुश्किल है, जिसके पीछे इन हिमालयाज के बनने की हिस्ट्री है। दोस्तों, ये हिमालयाज बने हैं 2 अंडरग्राउंड प्लेट के टकराने से,
जो कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, जब इन दोनों ही प्लेट्स के बीच में टकराव हुआ उसके बाद ही हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो अंडरग्राउंड प्लेट्स हैं वो आज भी मूव कर रही हैं और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जियोलॉजिस्ट यानी कि भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो प्लेट्स हैं, जो इंडियन प्लेट्स हैं, वो आज भी मूव कर रही हैं और ये 5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा स्पीड में हर साल मूव करती हैं। यानी कि जो हिमालयन रेंजेस है वो जमीन से ही 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा तेजी से हर साल खिसकती रहती हैं, जिसके चलते ही एक बहुत ज़्यादा अनस्टेबल एरिया हो जाता है रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए। साथ साथ इस जमीन के नीचे प्लेट बाउंड्री कोलिजन होता रहता है, जिसके चलते ही यहाँ पर हैवी कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। और सरल भाषा में बोले तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा मूव करता रहता है, जिसके चलते ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा और उस कंस्ट्रक्शन की मजबूती पर भी असर पड़ सकते हैं, जिसके चलते ही हमने 2015 में भी नेपाल में एक बहुत बड़ा भूकंप देखा था, जो आज भी हम नहीं भूले हैं। और करीबन 550 किलोमीटर की इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए कई टनल्स का निर्माण करना पड़ेगा, कई ब्रिजेस का निर्माण करना पड़ेगा और कई और चीज़ों का निर्माण करना पड़ेगा। और ये लैंड कहीं ना कहीं खिसकता है तो इन टनल्स, इन ब्रिजेस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस प्रोजेक्ट की। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट हो सकता है चाइना के लिए, लेकिन इसको पॉसिबल बनाया जा सकता है कि स्मार्ट वर्क या फिर स्मार्ट इंजीनियरिंग के जरिए, जो कि दुनिया में आज तक कहीं देखने को नहीं मिली और शायद अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर अब जो दूसरी बड़ी दिक्कत सामने आने वाली है वो है जियोमॉर्फोलॉजिकल फिनोमिना, जो कि इस रेलवे लाइन को बनाने में साथ साथ सही ढंग से चलने में मुश्किल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हिमालयाज में बहुत सारी वैलीज और बहुत सारे ग्लेशियर, जिसके चलते ही ये ग्लेशियर्स कहीं ना कहीं हिलते हैं, यानी कि ग्लेशियर की बर्फ खिसक के नीचे आ जाती है, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा इरोजन होता है और लैंड का भी इरोजन होता है, जो कि एक रेलवे ट्रैक को और इसके कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा बाधा डाल सकता है। तीसरी दिक्कत है, लेकिन इसको हैंडल किया जा सकता है, वो इकोसिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि पूरे हिमालयन रीजन में कई अलग तरह के बर्ड्स, कई अलग तरह के एनिमल देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, ब्राउन बियर और कई और यूनिक तरीके के जानवर देखने को मिलते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे इन पहाड़ी एरिया में रहने वाले काफी खतरनाक हो पड़ सकता है और इन पर असर कहीं ना कहीं नेपाल के टूरिज्म पर असर पड़ने के बराबर है, क्योंकि नेपाल अपने इन वाइल्ड लाइफ और अपने इस नेचर से ही जाना जाता है दुनिया भर में, जिसमें छेड़खानी करना नेपाल खुद नहीं चाहता। और चौथी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, क्योंकि ये रूट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा, कई शार्प टर्न भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक ट्रेन को सडनली मोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसके चलते इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आएंगी। तो ये अपने आप में एक चैलेंज रहेगा कि इसको लेकर क्या किया जा सकता है। और ये प्रोजेक्ट अगर सर्वे के बाद पास होता है तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि इनको टर्न्स पे कैसे मोड़ा जाता है। दोस्तों, इस रेलवे लाइन के बन जाने से नेपाल को टूरिज्म लेवल पर भी फायदा होगा। इसको बनाए कैसे? चाइना में भी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, चाइना के उस तिब्बत के पार्ट में जो कि लहासा का है, जहाँ पर बुद्धिज्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, साथ साथ सिगेट्स भी काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। तो उस रेलवे लाइन के जरिए टूरिस्ट भी मूवमेंट कर सकते हैं दोनों ही देशों में। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि नेपाल की डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ इंडिया तक नहीं रह जाएगी, वो चाइना के साथ भी ट्रेड कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता है या फिर बेच सकता है, जो कि आसान होगा रेलवे के बन जाने के बाद से। तो क्या इस रेलवे लाइन के बन जाने की वजह से इंडिया पर भी कुछ असर पड़ेगा? तो इसका आंसर है हाँ। ये एज सिंपल है कि अगर आज मैं एक बुक की दुकान खोलता हूँ और मेरे ही बाजू में कोई और अपनी दुकान खोल लेता है, तो कहीं ना कहीं मेरे कस्टमर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिससे मुझे कम फायदा होगा। तो ये इंडिया के लिए कुछ वैसा ही होगा। लेकिन फिर भी नेपाल और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है उसको कम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी इसलिए है क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, साथ ही साथ जो ट्रेन और जो जियोलॉजिकल एरिया पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा सरल है, जिसके चलते ट्रेड काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है, जो कि चाइना के साथ ज़िंदगी भर नहीं पड़ सकता नेपाल के लिए। चाइना नेपाल के लिए कुछ चीज़ों में एक अच्छा ऑप्शन तो रहेगा, लेकिन जो सबसे कन्वीनियंट और फ़ायदेमंद ट्रेड होगा वो कहीं ना कहीं नेपाल को भारत से ही मिलने वाला है। साथ साथ कल्चरली भी देखें तो इंडिया और नेपाल के बीच में जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा सेम है, जिसके चलते दोनों ही देशों में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट भी होता है और वो मूवमेंट कहीं ना कहीं दोनों ही देशों के लिए फ़ायदेमंद होता भी है और उसको कभी भी कम नहीं किया जा सकता है। तो यही थी नेपाल और चाइना के बीच में बनने वाली इस रेलवे लाइन की कुछ प्रॉब्लम्स, जो ये काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक हैं। आपको क्या लगता है कि सर्वे के बाद क्या ये रेलवे लाइन बनना पॉसिबल है या नहीं? और अगर बनना पॉसिबल है तो आपको क्या लगता है कि इससे नेपाल को फ़ायदा होगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा ग्रेट नेपाल।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद। NI न्यूज़। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी, आपको पता चल गया कि नेपाल और चाइना की जो रेलवे ट्रैक है अभी तक बनने के लिए तो रेडी नहीं हुआ, बट कुछ टाइम बाद ये सर्वे होगा। सर्वे के बाद अगर सर्वे पास हो जाता है ये ट्रेन ट्रैक बनेगा और ट्रेन फिर चलेगी। बट यहाँ पे मेन चीज जो दिखाई जा रही है वो यही है कि जो पहाड़ है, जो हिमालयन पहाड़ है, जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा तरीन पहाड़ नेपाल के अंदर है, तो उसको भी लेके बड़े सवालात उठ रहे हैं। क्योंकि ये जो पहाड़ी सिलसिले नेपाल और चाइना के बॉर्डर के ऊपर, तो उसमें ये हो सकता है कि यार खतरनाक है। अगर आज ट्रेन जो रूट बनाया जाए, कल लैंड स्लाइडिंग हो जाए या बर्फ गिर जाती है, तो उससे फिर ट्रैक को काफी नुकसान पड़ेगा और करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए भी चाइना नहीं चाहेगा कि यार मेरा जो ट्रैक बन रहा है उस पर मैं हर महीने हर हफ्ते करोड़ों रुपए का काम करूं। सो इसलिए चाइना अच्छे से तरीके से जो है ना सर्वे करेगा, एंड देन सर्वे पास हो जाता है कि यार ये ट्रेन ट्रैक बन सकती है, फिर ये कि ये लोग जो है ना ट्रेन ट्रैक भी चाहेंगे और फिर ट्रेन चलाएंगे नेपाल से चाइना और चाइना से नेपाल। ये भी हो सकता है कि यार दोनों कंट्रियों को फायदा होगा, नेपाल और चाइना को, दोनों को। और साथ में ये भी है कि नेपाल जो है ना चाइना के अलावा इंडिया पे भी डिपेंड नहीं रहेगा कि यार अभी इंडिया पे डिपेंड है कि यार सिर्फ उसी से ट्रेड हो रही है। बट जब चाइना से ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी तो फिर ये होगा कि दोनों कंट्री से अगर एक कंट्री में ट्रेड नहीं हो रही तो दूसरी कंट्री में फिर इनकी ट्रेड होगी। और जैसे एंड में इस वीडियो में ये बताया गया कि यार तिब्बत वाली साइड है चाइना पे, वहां पे काफी लोग घूमने फिरने आते, तो वहां से हो सकता है कि ट्रेन के जरिए जो लोग काठमांडू तक आएंगे और फिर विजिट करेंगे, तो टूरिज्म भी बढ़ेगी नेपाल की और जो है ना ट्रेड भी बढ़ेगा। तो दोनों तरफ से नेपाल का ही फायदा है। आपको वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।